जय श्री राम। जय श्री राम। राधे श्याम। राधे श्याम। राधे श्याम। सबसे पहले भगवान राम को प्रणाम करता हूँ, स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम करता हूँ, परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ, इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूँ, अपने उन पूर्वजों को प्रणाम करता हूँ जिनके कारण हम तिलक लगा रहे हैं, उन पूर्वजों को प्रणाम करता हूँ जिनके कारण हाथ में रक्षा बांधते हैं, उन पूर्वजों को प्रणाम करता हूँ जिनके कारण मैं आपकी जनेऊ पहनता हूँ। एक बार आइए हम सब लोग मिलके छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी और अपने उन सभी पूर्वजों को याद करें जिनके कारण हम आज हिंदू बने हुए हैं, जिन्होंने असंख्य यातनाएं झेली, जजिया दिया, टैक्स दिया, बलिदान किया, लेकिन धर्मांतरण नहीं किया। अपने उन पूर्वजों को याद करें जिन्होंने कई कुरीतियां अपना लिया, बाल विवाह शुरू कर दिया, रात्रि विवाह शुरू कर दिया, घूंघट प्रथा अपना लिया, लेकिन धर्मांतरण नहीं किया। तो आज हम ब्राह्मण कहलाते हैं, जैन कहलाते हैं, बौद्ध कहलाते हैं, सिख कहलाते हैं, क्षत्रिय कहलाते हैं, यादव बने हुए हैं, पटेल बने हुए हैं, दीक्षित बने हुए हैं, जो कुछ बने हुए हैं ये अपने कारण नहीं बल्कि अपने उन पूर्वजों के कारण। इसलिए हम सब की ड्यूटी है सभी शुभ कार्य करते समय एक बार उन पूर्वजों को याद कर लेना चाहिए। अगर उन पूर्वजों ने बलिदान नहीं दिया होता तो हमारे तीज त्योहार बदल गए होते, हमारे वस्त्र बदल गए होते, हमारी वेशभूषा बदल गई होती, हमारा रीति रिवाज बदल गया होता, बहनें मंगलसूत्र नहीं पहन रही होती, बहनों की मांग में सिंदूर नहीं होता, काफी कुछ बदल गया होता। मंच पर उपस्थित श्री अजय पगारे जी, संचालन कर रहे डॉक्टर पाटिल साहब, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। मुझे दिल्ली से यहाँ लाने वाले हमारे मित्र, हमारे भाई विनय दीक्षित जी को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हमारे साथ में पारस जैन जी हैं, जो जब भी मैं मध्य प्रदेश के आता हूँ, मालवा क्षेत्र में आता हूँ, तो वो अपना सारा काम धाम छोड़ के मेरे साथ में लगे रहते हैं। और आप सब सुनने आए हैं, आप सबको मैं विशेष प्रणाम करता हूँ, बहनों को विशेष रूप से प्रणाम करता हूँ, छोटों को अपना आशीर्वाद भेंट करता हूँ, स्नेह भेंट करता हूँ। अगले 1 घंटे तक राम राज्य की बात करेंगे। आशा करता हूं कि इस 1 घंटे के विचार के बाद कुछ नए आइडियाज हम लोग भी जनरेट होंगे। आग्रह ये है, ये वैसा बौद्धिक नहीं है चुपचाप सुनने वाला। इसमें हम लगातार आपसे कुछ पूछेंगे तो आपको बोलते रहना है, जवाब देते रहना है। और कैमरामैन भैया, जब जवाब आए तो वीडियो उधर दिखाइएगा, मेरा चेहरा मत दिखाइएगा। कुछ भी बनता है तो उसका एक लक्ष्य होता है। घर बनाते हैं, लक्ष्य होता है। शादी विवाह करते हैं, एक उद्देश्य होता है। तो जब ये संविधान बन रहा था तो लंबी चर्चा हुई, 3 साल तक संविधान बना, 300 लोगों ने मिलकर बनाया। तो जो लोग विदेशों में पढ़ के आए थे वो कहते थे हम एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहाँ इक्वेलिटी हो, जस्टिस हो, लिबर्टी हो, फ्रेटर्निटी हो, ऐसा करके बोलते। जिन लोगों ने भारत में पढ़ा था, जो भारतीय संस्कृति में रचे बसे थे, चाहे वो अलादी कृष्णा अय्यर हों तमिलनाडु वाले, चाहे महावीर त्यागी जी हों यूपी वाले, चाहे वो
शुक्ला जी हों आपके मध्य प्रदेश वाले, ये सब लोग संविधान सभा में थे, चाहे वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हों, सरदार पटेल, जो लोग भारत से ज़्यादा जुड़े हुए थे, उनका ये कहना था कि हम इस संविधान के जरिए भारत में राम राज्य पुनः स्थापित करना चाहते हैं। अब राम राज्य कैसे स्थापित होगा, उसके लिए एक व्यवस्था दी है। एक कार्यपालिका होगी, एक न्यायपालिका होगी, एक विधायिका होगी। राम राज्य में क्या व्यवस्था थी, ये डिटेल उत्तरकांड में लिखा हुआ, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं कहा हुई व्यापार, सब लोग, किसी को कोई बीमारी नहीं, सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें स्वधर्म गृह सुकृति, सब लोग परस्पर प्रीति करते थे। अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब विरसील, किसी को अल्प मृत्यु भी नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, सबके पास रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था थी। और आप अगर संविधान के फंडामेंटल राइट को देखें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को देखें, यही बात अंग्रेजी में लिखी हुई है। जो बात उत्तरकांड में लिखी हुई है, यही बात संविधान में, इक्वलिटी हो, जस्टिस हो, लिबर्टी हो, फ्रेटर्निटी हो, राइट टू एजुकेशन हो, सबको शिक्षा मिले, राइट टू हेल्थ हो, सबका स्वास्थ्य ठीक रहे, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, सबको अपना अपना रोजगार करने का राइट मिला हुआ है। लेकिन इस संविधान में दो तरीके के लोगों का वर्णन है। संविधान में भारतीयों को दो कैटेगरी में बांटा हुआ है, एक सिटीजन, दूसरा पर्सन। ये संविधान के सारे फंडामेंटल राइट सबको नहीं मिले हुए, ध्यान से समझिए। संविधान में जितने फंडामेंटल राइट है, राइट टू हेल्थ, राइट टू रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बोलने की आज़ादी, सोचने की आज़ादी, देखने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, टहलने की आज़ादी, घर बनाने की आज़ादी, व्यापार करने की आज़ादी, ये जितने अधिकार हैं, स्कूल खोलने की आज़ादी, ये सारे के सारे अधिकार सिटीजन को मिले हुए हैं। थोड़े से दो तीन राइट पर्सन को मिले हुए। अब सवाल यह है कि सिटीजन पर्सन को हम लोग एक ही मानते हैं, नहीं, सिटीजन का मतलब नागरिक, पर्सन का मतलब व्यक्ति। तो फिर संविधान ने कहा कि नागरिक कौन होगा। संविधान ने बोला कि भाई आर्टिकल 5(6) में लिखा गया कि जो लोग 15 अगस्त 1947 को भारत में आ चुके हैं, ये सारे भारत के नागरिक हो गए। पर्सन कौन होगा, कोई विदेशी व्यक्ति आया 1 महीने के लिए, कुछ किसी कंपनी का जीएम है, भारत में आया, 1 महीने रहा, तो वो पर्सन हो गया। कोई विदेश मंत्री आए, शिक्षा मंत्री आए, जो भी व्यक्ति बाहर से आते हैं, भारत में आते हैं, उनको भी 2-3 राइट दे दिया कि भाई एक राइट ये है, इनको कोई पकड़ के पीटेगा नहीं। एक राइट दे दिया कि अगर इनको सजा भी देनी है तो थ्रू कोर्ट होगा। एक राइट दे दिया कि जो पर्सन होगा, यानी बाहर से आदमी आया हुआ है, उसको अपनी आस्था के अनुसार अपनी प्रेयर की परमिशन होगी। तो जो बाहर का सिटीजन है, उसको आर्टिकल 14 का राइट दे दिया, आर्टिकल 21 यानी उसको हवा सांस लेने की आज़ादी दे दिया, जीने की आज़ादी दे दिया, भोजन की आज़ादी दे दिया, आर्टिकल 25 प्रेयर करने की आज़ादी दे दिया। इतना सा राइट पर्सन को दिया, बाकी सारा का सारा संविधान किसको दे दिया, सिटीजन को। और फिर ये बोला आर्टिकल 11 में कि ये केंद्र सरकार की ड्यूटी है कि वो एक सिटीजनशिप एक्ट बनाए, और सिटीजनशिप एक्ट में नागरिकता देना और नागरिकता लेना, इसके लिए टर्म्स कंडीशन सेटल करें। 1955 में यह काम हुआ भी। नेहरू जी ने संविधान के आर्टिकल 11 के अनुसार, क्योंकि आर्टिकल 11 कह रहा है कि कानून बनाओ, तो कानून बना दिया। लेकिन संविधान ने यह कहा था देने के लिए भी बनाना है और लेने के लिए भी बनाना है, यानी पर्सन को सिटीजन बनाने के लिए भी टर्म्स कंडीशन बनाना है, और सिटीजन को वापस रिवर्ट करके पर्सन करने के लिए भी टर्म्स कंडीशन बनाना है। सिटीजन और पर्सन में डिफरेंस क्लियर हो गया ना। कोई व्यक्ति आ गया, बांग्लादेशी आ गया, रोहिंग्या आ गया, ये आ गया, कोई विदेश मंत्री आ गया,
कोई 2 कंपनियों में टाई अप है, कोई जापान से आ गया, कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आ गया, वो पर्सन है। तो संविधान ने ये कहा सरकार को कि आप ऐसा कानून बनाओ कि किसको सिटीजनशिप देनी है और कब सिटीजनशिप लेनी है, यानी कब किसी पर्सन को सिटीजनशिप डिक्लेयर कर देना है और कब सिटीजन को पर्सन डिक्लेयर करना है, इसके लिए टर्म्स कंडीशन बनाओ। और कानून बन भी गया। आप सब लोग टीवी देखते होंगे, अखबार पढ़ते होंगे, आज तक किसी घूसखोर की सिटीजनशिप गई क्या? जोर से बोलिए जरा। किसी जमाखोर की सिटीजनशिप गई? जोर से बोलिए। किसी मिलावटखोर की सिटीजनशिप गई? किसी नशा तस्कर की सिटीजनशिप गई? किसी नक्सली की सिटीजनशिप गई? किसी माओवादी की सिटीजनशिप गई? किसी जिहादी की सिटीजनशिप गई? किसी अलगाववादी की सिटीजनशिप गई? किसी मिशनरी की सिटीजनशिप गई? किसी बलात्कारी की सिटीजनशिप गई? इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपके पास कानून है लेकिन सिटीजनशिप जा नहीं रही है, तो ये कानून अच्छा है कि घटिया है? जोर से बोलिए। आपके पास बंदूक है लेकिन चल नहीं रही है, आपके पास पिंजरा है लेकिन उसमें लोमड़ी पकड़ में नहीं आ रही है, तो दो ही कारण हो सकता है, या तो शिकारी ठीक नहीं है या तो उसकी बंदूक ठीक नहीं। संविधान का लक्ष्य है राम राज्य की स्थापना, और राम राज्य को अगर 4 शब्दों में कहें तो जोर से बोलिए, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। यही सरकार की ड्यूटी है। सरकार ऐसी व्यवस्था लागू करे जिससे धर्म की जय होती रहे, होती रहे, होती रहे। सरकार की ड्यूटी है ऐसे कानून बनाए अधर्म का नाश होता रहे, यानी घूसखोरी कम हो, जमाखोरी कम हो, मिलावटखोरी कम हो, कालाबाजारी खत्म हो, नशा तस्करी खत्म हो, मानव तस्करी खत्म हो, माओवाद खत्म हो, अलगाववाद खत्म हो, कट्टरवाद खत्म हो, जिहाद खत्म हो, मजहबी उन्माद खत्म हो, सारी समस्याएं खत्म हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। ऐसी शिक्षा व्यवस्था स्थापित करे कि सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें स्वधर्म निरसृत नीति। और पूरी दुनिया में इकलौता संविधान है भारत का जिसके आर्टिकल 51 में लिखा हुआ है विश्व का कल्याण। ऐसा दुनिया किसी संविधान में नहीं लिखा हुआ। विश्व की चिंता किसी और संविधान में नहीं है। इवन जिन देशों से हमने नकल किया था उनके यहां भी नहीं है। हमने संविधान बनाते समय कुछ अमेरिका की नकल किया, कुछ फ्रांस की नकल किया, कुछ कनाडा की नकल किया, कुछ अफ्रीका की नकल किया। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने नकल तो किया लेकिन अकल लगा के उनसे बढ़िया बना दिया। उनके यहां भी विश्व कल्याण का कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे यहां आर्टिकल 51 में है। अगर आपके पास सिटीजनशिप एक्ट भी है, आपके पास संविधान भी है, आपके पास कानून भी है, आपके पास पुलिस भी है, आपके पास सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी है, सब कुछ है, लेकिन किसी भी अधर्मी की नागरिकता खत्म नहीं हो रही है, तो कहां गड़बड़ है? जोर से बोलिए। अरे आपको खाना बनाना आता है लेकिन खाना ठीक नहीं बन रहा है तो तेल मसाला गड़बड़ है। आपको गाड़ी चलानी आती है, इसके बाद भी गाड़ी धुक 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 करके रुक जाती है तो गाड़ी खराब है। आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं लेकिन दवा घटिया है, बीमारी ठीक होगी क्या? नहीं। जैसे डॉक्टर अच्छा हो, दवा घटिया हो, बीमारी ठीक नहीं होती। मिस्त्री अच्छा हो, पन्नी वसूली खराब हो, घर सुरक्षित नहीं होता। ड्राइवर अच्छा हो, गाड़ी खराब हो, यात्रा सुरक्षित नहीं होती। ऐसे शासक कितना ही अच्छा हो, जब तक कानून घटिया होता है तब तक कोई समस्या खत्म नहीं होती। और कानून बनाने की कोई लागत आती है क्या? जोर से बोलिए। फ्री में बन जाए। और हमारे देश में तो मैं तो कहता हूं 1 साल के अंदर
भारत के सभी कानूनों को दुनिया का सर्वोत्तम कानून बनाया जा सकता है मात्र 1 साल में। क्यों? 1000 से ज्यादा रिटायर्ड जज घर में बैठे हुए, 1000 से ज्यादा रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस, लाखे प्रोफेसर, कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट, सब रिटायर हो के घर में बैठे हुए। उनके पास काम नहीं है। इन सबको लगा दिया जाए, जितने वानप्रस्थ में चले गए, जितने हमारे बुद्धिजीवी हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, रीडर हैं, वाइस चांसलर हैं, जज हैं, रिटायर्ड सॉलिसिटर जनरल है, रिटायर्ड अटॉर्नी जनरल है, रिटायर्ड एडवोकेट जनरल है, इन सबको लगा दिया जाए। बाकी तो छोड़िए, हमारे पास 1700 तो लॉ कॉलेज है। अगर हर लॉ कॉलेज को प्रोजेक्ट के रूप में एक कानून दे दिया जाए, जैसे मेडिकल कॉलेज में डेड बॉडी देते हैं कि नहीं देते, बच्चों को सीखने के लिए डेड बॉडी देते हैं ना, कि भाई ठीक है इसी में प्रैक्टिकल करो, सीखो। ऐसे प्रत्येक लॉ कॉलेज को प्रोजेक्ट के रूप में एक कानून दे दिया जाए। ये मैंडेटरी हो जाए कि लॉ के फाइनल ईयर के स्टूडेंट मिलके हर साल भारत के एक कानून को कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, उस कानून के साथ सिंगापुर वाला कानून देखेंगे, उसका जो उससे अमेरिका में उसमें क्या व्यवस्था है, फ्रांस में क्या व्यवस्था है, जापान में क्या व्यवस्था है। अगर कंपैरेटिव स्टडी करके एक ड्राफ्ट बनाएंगे तो छात्र सीखेंगे कि नहीं, छात्रों का ज्ञान बढ़ेगा कि नहीं, उनको पढ़ाने वाले जो वहां पे प्रोफेसर है उनका ज्ञान बढ़ेगा कि नहीं, और सरकार को बैठे बैठे मुफ्त में कानून मिल जाएगा कि नहीं हर साल। यानी 1700 लॉ कॉलेज, तो हर साल 1700 सर्वोत्तम कानूनों का ड्राफ्ट सरकार को बैठे बैठे मिल जाएगा। ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, ड्राफ्ट आ गया, वेबसाइट पे डाल दिया, पब्लिक ओपिनियन ले लिया, और 1700 लॉ कॉलेज है, जहां जहां लॉ कॉलेज है, जहां जिस शहर में, वहां 1-2 जज वहीं मिल जाएंगे, 1-2 रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस, लेक्चरर, प्रोफेसर वहीं मिल जाएंगे, उनको वहीं जोड़ दीजिए, बैठ के बनाते रहेंगे। भारत और जिन देशों के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं या हम जैसा बनना चाहते हैं, विश्व महाशक्ति बनना चाहते हैं, उनमें अंतर क्या है? क्या अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री से ज्यादा मेहनती है? जोर से बोलिए। ज्यादा ईमानदार हैं, ज्यादा राष्ट्रभक्त हैं? नहीं। क्या सिंगापुर के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री से ज्यादा मेहनती, ज्यादा ईमानदार, ज्यादा राष्ट्रभक्त हैं? नहीं। तो फिर भारत और सिंगापुर में डिफरेंस क्यों आ रहा है? जो समस्याएं भारत में है वो सिंगापुर में क्यों नहीं है? जो समस्या भारत में है वो जापान में क्यों नहीं है? दुनिया के सबसे ज्यादा धर्मगुरु भारत में, सबसे ज्यादा कथावाचक भारत में, सबसे ज्यादा महामंडलेश्वर भारत में, शंकराचार्य भारत में, राम की धरती भारत, कृष्ण की धरती भारत, गौतम बुद्ध की धरती भारत, महावीर की धरती भारत, शिवाजी की धरती भारत, गुरु गोविंद सिंह की धरती भारत। जापान में कोई पैदा हुआ क्या? तो फिर जापान में कोई घूसखोर क्यों नहीं है, कोई जमाखोर क्यों नहीं है, कोई हरामखोर क्यों नहीं है, कोई मिलावटखोर क्यों नहीं? ये भारत में क्यों है? ये भारत में क्यों है? आपको जान के ये आश्चर्य होगा, भारत का कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जो ड्रग स्मगलर्स के नेटवर्क में नहीं आ गया। ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जहां ड्रग स्मगलर्स ने अपना नेटवर्क नहीं फैला दिया। इस नशे के कारण करोड़ों मां बाप अपने नशेड़ी बच्चों से परेशान। इस नशे के कारण करोड़ों बहनें अपने नशेड़ी पतियों से परेशान। इस नशे के कारण करोड़ों बच्चे अपने नशेड़ी बाप से परेशान। दिन भर में 400-500 रुपए कमाता है, आते समय कुछ नहीं लाता, सारा उड़ा के आकर रास्ते में खर्च करके आ जाता है। और संविधान का आर्टिकल 47 कहता है नशाबंदी, शराबबंदी करना सरकार की ड्यूटी है। अभी पिछले हफ्ते
नोएडा का एक बहुत प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है एमिटी यूनिवर्सिटी। सुना होगा आप लोगों में जो लोग जानते हो। 9 बच्चे जेल गए हैं। सवाल यह है कि उन 9 बच्चों को किसने ड्रग स्मगलर बना दिया, किसने उनको सप्लाई करने वाला बनाया? वो बच्चे घर से आए थे तो पढ़ने के लिए आए थे ना। माँ बाप ने एजुकेशन लोन लिया होगा, हो सकता है उसमें से कुछ ऐसे भी होंगे माँ बाप जिन्होंने लोन लेके बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा होगा। उन माँ बाप का सपना तो चकनाचूर हो गया ना। जिस माँ बाप ने भेजा था मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा, एमबीए करके मैनेजर बनेगा, वो माँ बाप अब कोर्ट का चक्कर लगा रहे, अब उन्हीं बच्चों की जमानत करा रहे। उसमें तो एक इकलौती लड़की है। मैंने पता किया वहां के पुलिस के ऑफिसर से, हमने कहा लड़की कौन है, इसकी बैकग्राउंड क्या है? बोले सर वो तो इकलौती लड़की है। इकलौती लड़की वो ड्रग स्मगलर के संपर्क में आई, खुद भी ड्रग एडिक्ट बन गई और लड़कियों को ड्रग सप्लाई करने लग गई। कौन शादी करेगा उससे? चली गई। उस माँ बाप का क्या होगा जिसकी इकलौती बेटी आई थी यहां पे एमबीए करने, अब जेल में चली गई। सिंगापुर में ड्रग स्मगलिंग क्यों नहीं होती? आप लोग गूगल करिएगा। 6 महीने पहले एक व्यक्ति के पास 900 ग्राम गांजा मिला था, मात्र 900 ग्राम, उठा के फांसी दे दिया। अब सिंगापुर में कोई ड्रग स्मगलिंग करेगा, कोई गांजा लेके घूमेगा क्या? जोर से बोलिए। ये जो परमाणु बम हम बनाते हैं ना, ये रोज रोज चलाने के लिए नहीं बनाते। हिरोशिमा नागासाकी के बाद किसी ने परमाणु बम चलाया क्या? और सबके पास परमाणु बम है। भारत के पास भी है, पाकिस्तान के पास भी है, अमेरिका के पास, रूस के पास, फ्रांस के पास। इतने दिन से यूक्रेन वार हो रहा है, परमाणु बम चलाया क्या? ये परमाणु बम क्यों बनाया जाता है? चलाने के लिए नहीं, डराने के लिए। हमने 7,500 किलोमीटर मार करने वाली अग्नि मिसाइल बना दिया, किसी के ऊपर चलाया क्या? ये चलाने के लिए नहीं। किस लिए होती है? जोर से बोलिए। हमने ब्रह्मोस बना लिया, ये चलाने के लिए नहीं, डराने के लिए। हाँ, कभी इमरजेंसी पड़ेगी तो चला भी देंगे। ऐसे ही जो कठोर दंड होता है, जो कठोर दंड फांसी देने वाला जो कानून बनता है, ये रोज रोज सबको देने के लिए नहीं बनता। इस साल, 2 साल, 3 साल में एक व्यक्ति को दे देते हैं, 2-3 साल उसका इफेक्ट रहता है, फिर कोई एक आध पकड़ा गया, फिर उसको दे दिया, फिर 2-3 साल उसका इफेक्ट रहता है। और कानून बनाने की कोई लागत आती है क्या? तो बना क्यों नहीं? आपने मांगा नहीं। बना क्यों नहीं? आपने, क्योंकि डेमोक्रेसी में डिमांड एंड सप्लाई होती। अश्लीलता फैलती जा रही है। आपने अश्लीलता कंट्रोल करने के लिए कानून मांगा ही नहीं, और बातों से अश्लीलता रुकेगी नहीं। आप बढ़िया बढ़िया ज्ञान देते रहिए, सब कुछ करते रहिए, जिसको फुअर फिल्म बनाना है बना लेगा। हाँ, एक कानून बना दो, ये चीज नहीं आनी चाहिए। कल किसी एक्टर डायरेक्टर की हिम्मत नहीं कानून बना हुआ फुअर फिल्म बना दे।